रामा तक्षक नीदरलैंड से। आप सभी उपस्थित महानुभावों को, विभूतियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी के लिए हमारे रचनाकार व कलाकार साथी आज विश्व रंग महोत्सव के तहत नारंगी नीदरलैंड उत्सव लेकर उपस्थित हैं। मेरा तो एक ही मन करता है और वो करता है गाने का। उत्सव है आज उत्सव मेरे देशवासियों, विश्व रंग है आज मेरी धरती के वासियों, ओ मेरे देशवासियों, ओ धरती के वासियों। उत्सव है आज उत्सव, उत्सव है आज उत्सव। मित्रों, मेरे सहयोगी नारंगी नीदरलैंड के साथी इस मंच पर ढेरों रोचक बातें आपके साथ नीदरलैंड के बारे में साझा करेंगे। धन्यवाद रामा जी। मैं शिवांगी शुक्ला अब आप सबको लिए चलती हूँ एक बेहद ही खूबसूरत सफर पर। नीदरलैंड्स, ख्वाबों को सच करता परियों का देश, फूलों की नगरिया, पवन चक्कियों की दुनिया और इन सब से बढ़कर साइकिलों का देश। नीदरलैंड्स, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है, मौज मस्ती और सुंदर नजारों वाला देश। इस सुंदर से देश की बेहद रोचक जानकारियों को जानने के लिए मैं सबसे पहले आप सबको लिए चलती हूँ हमारी दोस्त हर्षिता वाजपेयी जी के पास। न्यूनन, वो गांव जहां हम 2017 में और विंसेंट 1883 में रहने आए। विंसेंट कौन, न्यूनन कहाँ? कुछ व्यक्तित्व और उनके कृतित्व ऐसे होते हैं जो सदियों बीत जाएं तब भी पुराने नहीं पड़ते। रंग और कूची के धनी विंसेंट वैन गॉग भी एक ऐसे ही निराले और बेजोड़ व्यक्तित्व थे। 5 मई 1884 अपने 446वें पत्र में वे बोले, "And reality sometimes comes very close to the Brabant that one has dreamt." आपको बता दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट ब्राबांत हॉलैंड का हिस्सा तो नहीं, पर नीदरलैंड्स का अहम हिस्सा जरूर है। यहाँ से ही फिलिप्स की शुरुआत हुई और नीदरलैंड्स इकोनॉमी की वृद्धि हुई। ब्राबांत का जीवन और परिदृश्य ही विंसेंट वैन गॉग के काम का आधार रहा। उनका जन्म ब्राबांत में हुआ, यहाँ पले बढ़े, प्रेरणा मिली, अपने पहले रेखा चित्रों को कागज पर उकेरा, स्वयं को एक चित्रकार के रूप में विकसित किया और अप्रैल 1884 में अपनी पहली प्रसिद्ध कृति पोटैटो ईटर्स पेंट की। 17वीं शताब्दी में डच गोल्डन एज शुरू हुई, जिसमें कई खाने के पदार्थ जैसे मसाले, एक्सोटिक फल वगैरह के साथ दास यानी स्लेव्स भी विदेशों से आयात होने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत में आलू को लोकप्रियता मिली और वो आज तक यहाँ के प्रधान भोजन का हिस्सा है। वहां से प्रस्थान करने पर हमें मिला एक 728 साल पुराना पेड़, एक प्राचीन सूर्य डायल, विश्व युद्ध 2 के शहीदों के सम्मान में बनाया गया एक अनोखा रास्ता। ये सभी और कुछ खेत खलियान, कुछ गौशालाएं, कुछ अस्तबल पार करते हुए हम पहुंचे 1 किलोमीटर लंबे वैन गॉग रूस खारदे साइकिल पाथ पर। रात का अंधेरा और चमचमाता स्टारी नाइट का वो साइकिल पाथ। मैं और मेरे डैडी उस सड़क पर शांत कुछ मिनट बैठे। पास बैठे थे कुछ और लड़के लड़कियां, सब अपनी धुन में मस्त थे और हम अपनी। वो पल सदा मेरे दिल के करीब रहेगा। नमस्ते। नीदरलैंड की भाषा, जिसे हम डच के नाम से जानते हैं, उसका आधिकारिक नाम नीदरलैंड्स है। आइए जानते हैं डच भाषा और उसके जन्म और विकास की कहानी। 11वीं शताब्दी के अंत तक अन्य यूरोपियन भाषा के समान ही डच भाषा भी मूलतः रूप से मौखिक ही रही और लोक गीत और लोक कथाओं तक सीमित रही। उसके बाद का समय शुरू होता है साहित्य का। किसी भी भाषा में साहित्य का पहला पाठ उस भाषाई क्षेत्र की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा अवश्य होता है। इसी के अनुसार डच भाषा के शुरुआती प्रकाशन भी बाइबिल और उसके अनुवादों से जुड़े रहे। हेनरिक वैन वेल्डेक को पहले डच साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। उनके जन्म और मृत्यु का ठीक तो पता नहीं, लेकिन उनकी सक्रियता 1150 और 1184 के बीच रही। चूंकि वह पुरातन और मध्य डच के संक्रांति का समय था, इसलिए उनकी कविताएं डच में नहीं लिम्बर्गिश में है। उनकी कविताएं प्रेम और वीरता की गाथा लिए हुए हैं और यदि आप शेक्सपियर और उनके पात्रों को पसंद करते हैं तो आप समझ लीजिए वेल्डेक उनके पूर्वज थे।
मैं डॉक्टर सोनी वर्मा आज आपको नीदरलैंड्स और उसकी पहचान साइकिल की सफर पर लेकर चलती हूँ। बात नीदरलैंड्स की हो और साइकिल की चर्चा न की जाए तो शायद यहाँ की खूबसूरती और आबो हवा में चार चांद न लगेगी। अगर खासियत और परंपरा की बात करें तो अनेकों हैं। जब देश के राजा रानी और उनके परिवार के सदस्य, प्रधानमंत्री और जाने माने व्यक्तित्व भी साइकिल की सवारी करते दिखें तो बेशक ये बयां करना और भी आसान हो जाता है कि साइकिल ही हमारी शान है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब नीदरलैंड्स आए थे तो उन्हें भी डच प्रधानमंत्री मार्क रूट ने साइकिल उपहार स्वरूप भेंट दी थी। मैं तो आकर्षित हूँ ही और उम्मीद है आप भी इस साइकिलों के देश नीदरलैंड्स पर फिदा हुए बिना नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद। नीदरलैंड्स का जिक्र चलते ही किसी भारतीय के मानस पटल पर जो दृश्य सर्वप्रथम उभरता है वो सुदूर खेतों में मुस्कुराते ट्यूलिप फूलों का ही होता है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, सौंदर्य से लवरेज यह यूरोपीय देश पूरी दुनिया से पुष्प के हर प्रेमी को अपनी तरफ एक चुंबक की तरह खींचता रहता है। ट्यूलिप के इन्हीं खेतों में अमिताभ रेखा, ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी और न जाने कितने अभिनय कलाकारों ने अभिनय कर इन दृश्यों को अमर कर दिया। सच पूछिए, ट्यूलिप तो नीदरलैंड्स की पुष्प विरासत में एक सुशोभित कलगी की तरह है। नीदरलैंड्स में विश्व का विशालतम पुष्प पार्क है और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी और समृद्ध पुष्प मंडी भी है। अब आपको लिए चलते हैं क्यूकेनहॉफ गार्डन। देन हाग और एम्स्टर्डम के मध्य लीसे नामक जगह पर अनेकानेक ट्यूलिप खेतों से आवृत यह फूलों का अद्भुत पार्क 79 एकड़ में फैला हुआ है और 70 लाख पुष्प उसके अंदर उगाए गए हैं। वर्ष 2021 में इसका खुलने का समय 20 मार्च से 9 मई तक तकरीबन 51 दिनों के लिए रहेगा। पुष्पों का नीदरलैंड्स में अहम स्थान है। डच संस्कृति में एक दूसरे के यहाँ औपचारिक तौर पर जाकर पुष्प गुच्छ भेंट करना श्रेष्ठ शिष्टाचार माना जाता है। और इतना ही नहीं, पुष्प बाजार घूमने जाना डच संस्कृति को समझने का एक असरदार तरीका माना जाता है। युक्त नहीं, पिछले वर्ष भारतवर्ष की उत्तराखंड सरकार ने हजारों ट्यूलिप बल्ब नीदरलैंड से आयात किए और प्रोजेक्ट के तौर पर 1 से 22 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में उगाए। अद्भुत बात यह है कि उत्तराखंड की जलवायु में ये ट्यूलिप न केवल पैदा हुए बल्कि अपने अनुपम सौंदर्य के साथ पूरे 1.5 महीने तक खिलखिलाते रहे। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद इसे विश्व के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का गौरव प्राप्त हो सकेगा। नमस्कार, मैं नलिनी पाठक नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर से आप सभी को 13 से 14 साल की एक छोटी सी लड़की और उसकी आज़ाद कलम से परिचय कराती हूँ। एम्स्टर्डम की गलियों से होते हुए जब आप नहर के पास वाली गली प्रिंसेनक्राफ्ट से गुजरते हैं तो आपको 263 नंबर का एक साधारण सा घर दिखाई देता है, जिसके आगे एक लंबी सी कतार मिलती है। ये घर दिखने में इतना सामान्य है कि यदि उसके सामने यह कतार न हो तो शायद ही आप कल्पना कर पाएंगे कि ये घर साक्षी रहा है समय के उन पन्नों का जो लाखों लोगों के मन में सजीव है और उनकी संवेदनाओं को समेटे हुए एक 13 से 14 साल की युवा लड़की और उसकी भावनाओं का। जी हाँ, ये घर है एन फ्रैंक का, एक साधारण सी लड़की जिसने समय की असाधारण परिस्थितियों में अपनी कलम के सहारे डायरी में कैद कर मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ दी। एन फ्रैंक की डायरी जहां हमें एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप में मानव त्रासदी का अनुभव कराती है तो वहीं दूसरी ओर किशोरावस्था में कदम रख रही एक कोमल लड़की के मन की झलक भी दिखाती। छिपने की जगह बहुत ही तंग थी। इसको आप बखूबी समझ पाएंगे जब आप खुद इस कमरे में कदम रखेंगे और कल्पना करेंगे कि 8 लोग इस कमरे में 2 साल तक कैसे छिपकर रहे होंगे। मात्र 13 वर्ष की आयु में एन फ्रैंक की लेखनी काफी प्रभावशाली है। 2 साल से अधिक समय तक एक बंद कमरे में अलगाव, भय, एकाकी, उबाऊ जीवन से जूझते हुए एन फ्रैंक ने अपनी कलम को आजाद रखा और अपने भावों को डायरी में दर्ज किया। यह डायरी, जो कि एक पुस्तक का रूप ले चुकी है, आज भी एन फ्रैंक की डायरी के पन्नों में
रुक सा गया है। एक कहावत सुनी थी, जान है तो जहान है। अफसोस बदलते पर्यावरण समीकरणों ने कहावत को भी पलट दिया है। आज के संदर्भ में अगर जहान बचा पाए तो जान बच जाएगी। मैं ममता मिश्रा नीदरलैंड से आपको पर्यावरण से संबंधित कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहती हूँ और एक बार फिर उस सच्चाई की ओर ले चलती हूँ जिसे जानते बूझते पूरी दुनिया ने अनदेखा किया और परिणाम में भोगी तबाही और महामारी। 1953 में नीदरलैंड्स में भयानक तबाही का मंजर पैदा हुआ। समुद्र का पानी 6 मीटर ऊपर हो जाने की वजह से बाढ़ आई और जान माल का भारी संख्या में नुकसान हुआ। एक डच नागरिक योहान वान वेन ने, जो कि सरकारी जल विभाग में बतौर इंजीनियर कार्यरत थे, 1937 में डच सरकार को चेतावनी दी थी कि नीदरलैंड्स की बाढ़ सुरक्षा की स्थिति बहुत चिंताजनक है, पर सरकार ने अनसुनी कर दी क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक स्थिति खराब। उसने डैम बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। 1998 को पूरा हुआ, जिसे डेल्टा वर्क्स के नाम से जाना जाता है, जिसके बनने में 45 साल लगे। 1850 की तुलना में समुद्र का स्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ गया है। 2100 तक 85 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। नीदरलैंड सरकार ने पर्यावरण संबंधी कुछ ठोस कदम उठाए। डच नागरिक वॉयन स्लाट ने एक यंत्र बनाया जिससे नदियों की सतह से प्लास्टिक हटाने का काम किया गया, इससे पहले कि नदियां समुद्र से मिलें। वॉयन स्लाट की कंपनी ओशन क्लीनअप ने इस यंत्र को बनाने का जिम्मा लिया और पर्यावरण में अपना योगदान दिया। यह एक स्वचालित यंत्र है जो कि एक दिन में 50,000 किलो प्लास्टिक नदियों के तल से निकाल सकता है। प्लास्टिक सूप नामक फाउंडेशन ने भी यही जिम्मा उठाया हुआ है। अंत में अपनी एक कविता के साथ वक्तव्य को विराम देती हूँ। तुम्हें खबर है जन्नत थी दुनिया, तुम्हें खबर है जन्नत थी दुनिया, बदला है रूप उसका तेरे कहर से। नमस्कार, मैं आशीष कपूर। जिस विषय में आपके सामने बोलने जा रहा हूं उसका शीर्षक है नीदरलैंड में नहरों का धमनी जाल। यह शीर्षक एक रहस्य की तरह लगता है, और क्यों ना हो, नीदरलैंड में नहरों का जाल कुछ इसी तरह से फैला हुआ है। जिस तरफ भी नजर जाती है उस तरफ एक ना एक नहर तो दिख ही जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नीदरलैंड का लगभग 1/3 हिस्सा समुद्र तल से नीचे है। इन नहरें हमेशा से ही डच जीवन का एक अभिन्न अंग रही हैं। इसके पीछे काफी इतिहास जुड़ा है। कई शताब्दियों पूर्व व्यापारियों के माल को शहर तक पहुंचाने के लिए और दूसरे देशों से अपनी रक्षा के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीदरलैंड में बरसात साल में 200 दिन होती है। खेतों में पानी भर जाने का खतरा और बाढ़ की स्थिति का खतरा बना रहता है। खेतों में ज्यादा पानी ना भर जाए, इसके लिए वाटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आपको यह भी बता दूं कि नीदरलैंड की वाटर टेक्नोलॉजी विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। यही नहीं, नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर भी वाटर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। नीदरलैंड में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण एम्स्टर्डम नहर पर्यटन है, जिसमें प्रति वर्ष 3 मिलियन यात्री शामिल होते हैं और 200 विभिन्न टूर बोट द्वारा किए जाते हैं। नीदरलैंड के लोग इस तथ्य पर गर्व महसूस करते हैं कि एम्स्टर्डम में पुरानी नहरें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का हिस्सा हैं। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट 4.5 मीटर समुद्र तल से नीचे है। आप हंसेंगे, लेकिन ये सच्ची कहानी है। एक अमेरिकन पर्यटक एयरपोर्ट उतरने पर 4 मीटर समुद्र तल से नीचे होने की सूचना को पढ़कर अगली फ्लाइट से तुरंत वापस लौट गया। नीदरलैंड में प्रत्येक बच्चे के लिए तैराकी डिप्लोमा अनिवार्य है, ताकि कभी दुर्घटनावश पानी में गिर जाए तो डूबे नहीं। नीदरलैंड में कुछ लोगों के पास हाउस बोट भी हैं। नहरों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सतह को अक्सर हाउस बोट के उपयोग के साथ रहने की जगह के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अकेले एम्स्टर्डम में लगभग 2500 पानी में तैरते घर हैं। और अंत में एक त्योहार से बेहतर तो कुछ भी नहीं। विभिन्न वार्षिक कार्यक्रम जैसे एम्स्टर्डम कैनाल प्राइड परेड इत्यादि बहुत से त्योहार नहरों पर नौकायन कर मनाए जाते हैं। विशेष त्योहार जैसे किंग्स डे के दौरान नहरों के ठीक ऊपर नौकाओं में अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय कलाकार जो नीदरलैंड में रहते हैं, इस तरह के आयोजनों के दौरान विभिन्न भारतीय नृत्य कर सभी का मन मोह लेते हैं। नहरों के बिना नीदरलैंड के लगभग 1/3 भूभाग में मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इन नहरों के धमनियों के जाल ने ही मानव जीवन की सांसों की डोर थामी है। आशा है आपसे नीदरलैंड के किसी शहर में नहर किनारे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विश्वास दुबे
आज आपकी नीदरलैंड पवन चक्कियों से मुलाकात कराता हूं। पवन चक्कियां हवा के साथ, हवा के हाथ। नीदरलैंड का नाम आते ही जहन में रंग बिरंगी पवन चक्कियां आती हैं। यहां एक कहावत है कि डच ने पवन चक्की का निर्माण किया और पवन चक्की ने डच को हॉलैंड बनाने में मदद की। क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड्स जैसे छोटे से देश में 10,000 से अधिक पूरी तरह से परिचालन पवन चक्कियां थी। पवन चक्की हर जगह हुआ करती थी और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 100 साल पहले। दुनिया की पहली औद्योगिक क्रांति में भी इन पवन चक्कियों का योगदान रहा है। लकड़ियों को काटने के लिए जिन मीलों का उपयोग किया जाता था वे पुराने हॉलैंड के ज़ैनस्ट्रिक क्षेत्र में एक फलने फूलने वाले जहाज निर्माण उद्योग को सुनिश्चित करती थी। यह वह जगह है जहां 17वीं शताब्दी में दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल जोन उभरा। 1650 के आसपास प्रत्येक वर्ष कुछ 75 जहाज यहां बनाए गए थे। यहां तक कि जहाज बनाने के तरीके सीखने के लिए यहां ज़ार पीटर द ग्रेट रूस से आया था। हर साल मई के मध्य में देश राष्ट्रीय पवन चक्की दिवस मनाता है। ये कुछ ऐसी ऐतिहासिक मीलों को देखने का अवसर है जो अब नियमित रूप से नहीं खुल रही। ऐतिहासिक रूप से हॉलैंड में पवन चक्कियों ने कई उद्देश्यों को पूरा किया। मिल्स पानी ले जाते हैं, लकड़ी को काटने कुचलने के लिए, अनाज पीसने के काम में आए, बीज से तेल निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और रोचक उपयोग तराई से पीछे की नदियों में पानी पंप करना ताकि जमीन पर खेती की जा सके। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कुछ शताब्दियों पहले नीदरलैंड की भूमि का अधिकांश हिस्सा पानी या दलदल के नीचे था। पवन चक्की का उपयोग पानी के निचले इलाकों से निकालकर समुद्र या नदियों में पंप करने के लिए किया गया था। पवन चक्की तब से पानी के साथ अपने संघर्ष पर काबू पाने में डच सरलता का प्रतीक बन गई है। हम आगे बढ़ाते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम को। सात समुंदर पार कराई के कपड़ा लत्ता खर्चा करीना गठरी में बांध के सब आसा कभी दिल घबरा थोड़ा पछता सात समुंदर पार कराई के एक नवा देश के सपना दिखाई के ऐसे होंगे उमर माएंगे ले गए दूर सरनाम बताएंगे सात समुंदर पार कराई के। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम्
भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीदे गलैरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गै विशेषं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीदे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाने पठे स्तोत्ररत्नं विहप्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुद्यानं सुमित्रं कलत्रं विचित्रे समाराध्य मोक्षं प्रयाति सजनी राधिकालो देख बहु चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी राधिकालो देख बहु चाहिया मल्लिका चमेली बेली कुसुम तुलह बालिका गाथ जूथि गाथ जाति गाथ बकुल मालिका त्रिशितनयन भानु सिंह कुंज पथम चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी।
ನಿನ್ನೆ ಗಾನಿ ಮದಿ ನನ್ನೆ ಜಾಲ ನಿನ್ನೆ ಗಾನಿ ಮದಿ ನಿನ್ನೆ ಜಾಲ ನಿನ್ನೆ ಗಾನಿ ಮದಿ ನನ್ನೆ ಜಾಲ ಒರುಲ ನನ್ನು ಬ್ರೋವಯ್ಯ ತ್ಯಾಗ ರಾಜನುತ ಮರುಗೇಲರ ಓ ರಾಘವ ಮರುಗೇಲರ ಓ ರಾಘವ ಮರುಗೇಲರ ಓ ರಾಘವ सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् लटे उलझी सुलझा जा बलम लटे उलझी सुलझा जा बालम माया थे की बिंदिया माया थे की बिंदिया बिखर गई है अपने हाथ सजा जा बलम लटे उलझी सुलझा जा बालम सगारे नि सा पानी पसानी सा पानी पगारेगा सारे नि सा गा मा नि सा गा मा नि सा गा मा पा 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 गा मा पा रे नि दा गा मा सा सा नि दा मा गा मा पा नि पा मा पा नि पा मा गा मा सा गा नि पा गा मा गा रे सा नि पा गा मा गा रे सा नि पा गा मा गा रे सा मा गा रे सा मा गा रे सा मा गा रे सा गा रे सा लटे। मित्रों, अब आज इन शब्दों के साथ हम दूसरे दिन के आयोजन के समापन की ओर हैं। हमारे साथियों ने, हमारी नारंगी नीदरलैंड की टोली ने आप तक बहुत खूब नीदरलैंड के बारे में जानकारियां साझा करने का प्रयास किया। साथ ही सांस्कृतिक कलाकारों ने भी आपका मन मोहा। इसके अलावा कल के कवि सम्मेलन ने और आज के मुशायरे ने भी इस आयोजन का सबा बांधा। साथ ही साथ में
अपनी ओर से तथा हमारी नारंगी नीदरलैंड की टीम की ओर से हमारी आज की अध्यक्षा श्रीमती निर्मला जी शर्मा का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकाला और हमें प्रोत्साहित किया अपने वक्तव्य से। मित्रों, मैंने सपने की बात की थी आज जब ये सत्र शुरू हुआ था तो, और अब मैं सिर्फ एक और बात छोटी सी ये कहना चाहूंगा इसी सपने के बारे में कि ये जो विश्व रंग है आज जो चल रहा है और अभी और चलेगा इस महीने माह के अंत तक, संतोष चौबे जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने ये सपना देखा विश्व रंग का और हम सबको जोड़ा, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। साथ ही मंडलोई जी का बहुत बहुत आभार, अरविंद जी का बहुत बहुत आभार, और उन सब लोगों का जिन लोगों ने इस मंच के पीछे रह कर के विश्व रंग को सफल बनाने में, नारंगी नीदरलैंड की प्रस्तुति को सफल बनाने में जो योगदान दिया है, जिनका नाम मैं ना ले सका हूं, उन सभी का बहुत बहुत आभार। और हम निश्चय ही अगले वर्ष फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नई बातों के साथ और आपके साथ। नमस्ते।